to Rising Suns Academy. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज है 5 जून 2021 और हम देखेंगे 5 जून का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। और ये जो सेशन है गाइस, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखें। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले कर दें चैनल को सब्सक्राइब और कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न दिवस से संबंधित है। 5 जून को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। 5 जून यानी कि आज के दिन कौन सा दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के याद कर लीजिए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है और भी बहुत सारे एग्जाम में जरूर पूछा ही जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। अच्छा, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया, 1 जून को। तेलंगाना दिवस कब मनाया, 2 जून को। और विश्व साइकिल दिवस कब मनाया, 3 जून को। और 5 जून को मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। और इस वर्ष की थीम याद कर लीजिए 2021 की। तो 5 जून 2021 की जो थीम है वो है री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर। क्या थीम हो जाएगी, री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर। ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी 2021 की, याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और पॉइंट आपको जो नोट करने हैं और याद करने हैं। क्या, पहली चीज़, वर्ष 2021 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इन्वायरमेंट डे जो 2021 का है, ये किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है, तो ये पाकिस्तान कंट्री के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, ठीक है। 2021 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, किसके साथ मिलकर, पाकिस्तान यूनेप के साथ मिलकर। यूनेप क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप के साथ मिलकर पाकिस्तान 2021 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यूनेप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। तो यूनेप का फुल फॉर्म मैं बता ही चुकी हूँ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। स्थापना कब हुई थी, इसका फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1972 को। कब, 5 जून 1972, 1972 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। 5 जून को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए ही 5 जून को क्या मनाते हैं, अभी बताया, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनेप का हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, याद कर लीजिए। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं इंजर एंडरसन। कौन, इंजर एंडरसन इसके वर्तमान हेड हो जाएंगे, डायरेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखनी है, ठीक है। और सबसे पहली बार ये दिवस कब मनाया था, तो सबसे पहली बार मनाया था 1974 में। अगर कभी पूछ ले सबसे पहली बार कब मनाया, तो 1974 में इसको सबसे पहली बार मनाया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया गया था ये, ठीक है। और यूनेप की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। कब, 1972 में यूनेप, ठीक है, याद रखिए। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से वर्ष 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा। तो नासा ने किस ग्रह पर अभियान भेजने की घोषणा की है, तो नासा भेजने वाला है शुक्र ग्रह पर 2 अभियान। कब, 2028 से 2030 के बीच, ठीक है। तो अब मंगल ग्रह के बाद नासा शुक्र ग्रह की तरफ रुख कर रहा है और शुक्र ग्रह पर रिसर्च करेगा। तो नासा के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच करनी है। तो इसी के लिए नासा 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा, कहाँ पर, शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नासा क्या है, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। अच्छा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है, इसरो, बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इसरो की स्थापना याद कर लीजिए 15 अगस्त 1969। इसके अलावा DRDO की भी पूछ लेते हैं कभी, तो ठीक है।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, इतना याद रखिए। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु यानी कि उसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एडीबी किस राज्य के जो सड़क बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए ऋण प्रदान कर रहा है केंद्र सरकार को? तो ये किया गया है सिक्किम के लिए। ठीक है, तो सिक्किम राज्य के लिए एडीबी ने ऋण प्रदान किया है। तो एशियाई विकास बैंक जो कि एडीबी है, तो पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में सड़क के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार के साथ $25 लाख लगभग 18.23 करोड़, 18.5 करोड़ के लगभग ये रुपए, तो इतने रुपए की ऋण सहायता दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इंक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन नेट एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। अपने प्यारे भारत के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है, पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज पहल के तहत। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? ये जो मिशन है, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, किससे संबंधित है? तो यह स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है। तो स्वच्छ ऊर्जा जो नवाचार है उनको बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इंक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से इस पहल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जो स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती बनाना, मतलब जो सतत विकास है उसको बढ़ावा देना, आकर्षक बनाना, सुलभ बनाना, इन सभी उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, एक मिशन इनोवेशन 2.0 भी है। क्या है? मिशन इनोवेशन अगर 2.0 पूछ ले तो इसको लॉन्च किया गया था कब? इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? पेरिस में। तो पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर मिशन इनोवेशन 2.0 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद अब मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। और अगर ये पूछे ये मिशन 2.0 या फिर मिशन इनोवेशन, तो ये किसका है? ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, भारत। ये भारत का मिशन है। ठीक है, किसके लिए लॉन्च किया गया है? स्वच्छ ऊर्जा के किफ़ायती स्वच्छ ऊर्जा के किफ़ायती प्रयोग के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए तो ये मिशन लॉन्च किया गया है। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो नीति आयोग निकालता है ये सूचकांक, क्या? SDG भारत सूचकांक 2020-21। तो 2020-21 का जो ये सूचकांक है इसमें किसने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? बरकरार मतलब इससे पहले भी वो शीर्ष स्थान पर था। तो ये राज्य है केरल। ठीक है, तो केरल राज्य इस सूचकांक में नंबर 1 पर है और इससे पहले भी केरल राज्य नंबर 1 पर था इस सूचकांक में। ठीक है, तो नीति आयोग निकालता है ये सूचकांक। ठीक है, और सबसे बुरा प्रदर्शन इसमें किसका रहा है? इस सूचकांक में सबसे नीचे जो है वो राज्य है बिहार। तो बिहार राज्य इस प्रदर्शन में सबसे बुरे स्थान पर रहा, मतलब सबसे नीचे रहा। और ये जो सूचकांक है सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक SDG सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो प्रगति है उसका मूल्यांकन करता है। ठीक है, और एक रिपोर्ट आई थी, एक रिपोर्ट के अनुसार केरल ने 75 अंक के साथ शीर्ष राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। और दूसरे स्थान पर कौन है? हिमाचल प्रदेश। और तीसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। इनके अंक कितने हैं? 74, 75 हैं केरल के पहले स्थान पर, 74 है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन, याद रखिए। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी एक राष्ट्र एक मानक योजना से जुड़ने वाला भारत का पहली संस्था बन गई है? तो एक राष्ट्र एक मानक योजना से कौन सी कंपनी है जो भारत की जुड़ गई है? तो ये जुड़ गई है RDSO। RDSO जो कंपनी है ये भारत की एक मानक
एक राष्ट्र और एक मानक योजना से अभी हाल ही में जुड़ गई है। अच्छा, आरडीएसओ है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आरडीएसओ का? तो यह अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन, क्या अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन है। और ये अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार की एक पहल है वन नेशन वन स्टैंडर्ड, इस योजना में शामिल होने वाली देश का पहला मानक निकाय है। ठीक है। अच्छा, ये कंपनी जो है ये भारतीय रेलवे के अंतर्गत काम करती है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है वो इसकी पेरेंट कंपनी हो जाएगी। ठीक है, ये रेलवे के अंतर्गत आती है, रेलवे की ही कंपनी है ये। ठीक है, आरडीएसओ। और ये काम क्या करती है आरडीएसओ, मतलब जो है ये रेलवे के मानक निर्धारित करती है। ठीक है। और अब इस जो ये वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना है इसमें शामिल होने वाला ये पहला मानक निकाय बन गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये अब क्या होगा, आरडीएसओ और बीआईएस, बीआईएस क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, बीआईएस भी याद रखिए, भारतीय मानक ब्यूरो, और आरडीएसओ ये दोनों मिलकर, अब ये दोनों मिलकर मानक विकासशील संगठन के रूप में कार्य करेंगे और क्या करेंगे, रेल मंत्रालय के लिए मानक निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए अब ये दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। आरडीएसओ एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाली पहली संस्था है। ठीक है, आपको जो याद रखना है वो याद रखना है। आरडीएसओ की स्थापना कब हुई थी, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये दिया गया है जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा को। जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा को सीबीडीटी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अच्छा, इससे पहले कौन थे यहाँ पर, इससे पहले जो अध्यक्ष थे यहाँ के वो थे कौन, प्रमोद चंद मोदी। तो इनके बाद इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसके बाद इनको दे दिया गया जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा को अतिरिक्त प्रभार इसका सीबीडीटी का। सीबीडीटी क्या है, तो सीबीडीटी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग की एक महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर कार्य करती है। और ये करती क्या है, ये जितने भी टैक्सेस होते हैं सरकार के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो उन सभी करों की नीति की योजना बनाती है। ठीक है, उनमें निवेश प्रदान करने की योजना बनाती है। तो एक तरीके से सारे जो कर होते हैं सरकार के उनको प्रशासित करने का कार्य करती है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी। ठीक है, इसकी जो सीबीडीटी है वो प्रभारित कब किया गया था, यानी आया कब था अस्तित्व में, तो 1 जनवरी 1964 में, 1964 में एक वैधानिक संस्था है। और 21 अधिनियम के तहत कार्य करती है, तो यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 1963 का जो एक्ट है उसके तहत ये कार्य करती है। याद रखिए जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा, और ये किसकी जगह पर बने हैं, प्रमोद चंद्र मोदी का स्थान लेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ महीनों के लिए इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है आपके लिए, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 59वें नंबर पर जो है प्राप्त हुआ है। तो फोर्ब्स की जो रैंकिंग आई है अभी खिलाड़ियों की, तो उसमें सबसे अमीर या सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है जो शामिल हुए हैं टॉप 100 में, और ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको 197 करोड़ रुपए की कमाई होती है। तो ये खिलाड़ी हैं विराट कोहली, सब जानते हैं, इनको किसी पहचान की जरूरत तो है नहीं, विराट कोहली को सभी जानते हैं, भारतीय इंडियन टीम के कप्तान भी हैं अभी ये विराट कोहली। और ये फोर्ब्स की जो सूची है सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की, इसमें टॉप 100 में 59 नंबर पर है और भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो टॉप 100 में शामिल है। ठीक है, विराट कोहली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, असम साहित्य सभा की किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो असम साहित्यकार से संबंधित कौन है, तो ये है लक्ष्मी नंदन बोरा, हाल ही में हो गया इनका निधन। ये असम साहित्यकार से संबंधित थे और ये असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इसके अलावा ये बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं असमी भाषा के, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और 1988 में मिल चुका है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है और वो इनको मिला था इनकी कृति पाताल भैरवी। अच्छा, इनकी 2 कृतियाँ आपको याद रखनी है। इन्होंने 60 से ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं, बुक लिखी हैं,
लेकिन इसमें से आपको 2 जरूर याद रखनी है। कौन सी? एक तो हो जाएगी जो मैंने अभी बताई, पाताल भैरवी, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक आपको याद रखनी है कौन सी? कायाकल्प। एक याद रखनी है आपको कायाकल्प, जिसके लिए इनको मिला था सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और 2008 में मिला था इनको सरस्वती सम्मान कायाकल्प के लिए। और 1988 में मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, किसके लिए? पताका भैरवी के लिए। तो दोनों कृति याद रखिए। लक्ष्मी नंदन बोरा कहाँ के थे? असम राज्य के थे। जोरहट में इनका जन्म हुआ था और ये असमी भाषा के साहित्यकार थे। हाल ही में हो गया है इनका निधन। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। आज के लिए आपका प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए की सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम कोई एक कोविड-19 की वजह से उनकी मौत हो गई है। तो ये किस राज्य की योजना है कि 5 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट दिया जाएगा? आपको बताना है, आंसर सही करना है। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड या फिर पंजाब। राइट, सारे स्टूडेंट आंसर करने का प्रयास जरूर करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी जगह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।